हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2023 के दूसरे पेपर जो कि समावेशी शिक्षा का रहता है। ये 50 नंबर का आपका पेपर होता है और इसमें आपको 2 घंटे के समय मिल जाता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। ये 2023 का पुराना ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले हमने 2022 हो गया आपका, 2021 हो गया, 2020 हो गया, 2019 हो गया, 2018 हो गया, 2017 हो गया, 2016 हो गया। इन सभी वर्षों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको हमने इसी चैनल पर सॉल्व करा दिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट भी हमने आपको इसी चैनल पर बनाकर दे दी है। तो सभी भाई बहन चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर सभी प्रीवियस क्लासेस को देख लीजिए, क्योंकि PYQ से आपके जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं और हर सेमेस्टर में यहाँ से प्रश्न रिपीट होते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस सेमेस्टर यानी कि पिछले सेमेस्टर में अगर PYQ सीरीज़ पढ़ी होगी तो उन्हें निश्चित रूप से पता होगा कि आखिर किस तरह से जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम में धड़ाधड़। तो ये PYQ की सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है आपकी परीक्षाओं के लिए। और ये तो आपको बताने की आवश्यकता है ही नहीं कि अगस्त के अंतिम सप्ताह से आपकी जो परीक्षाएं हैं वो स्टार्ट होने जा रही हैं। अगस्त के अंतिम सप्ताह में आपकी पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं स्टार्ट होने जा रही हैं। इसके साथ ही 1 अगस्त से आपको मॉडल पेपर भी दिए जाएंगे, इस चैनल पर। तो बने रहिएगा हमारे साथ। कर दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने फ्रेंड्स और भाई बहनों के साथ, ताकि हर व्यक्ति को पता चल सके कि यहाँ पर आपकी क्लासेस चल रही हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको पता ही होगा 50 अंक वाले जो यहाँ पर पेपर होता है आपका, पहला और दूसरा पेपर है और 5वां पेपर, इनमें 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की कैटेगरी में आता है? जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है वो किस श्रेणी में आता है? तो जो ब्लैक बोर्ड होता है क्या वो कठोर की श्रेणी में आता है या फिर मृदु की श्रेणी में आता है या फिर दोनों की श्रेणी में आता है? इनमें से कोई नहीं। तो ब्लैक बोर्ड को कठोर और मृदु दोनों उपकरणों की कैटेगरी में रखा जा सकता है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो ब्लैक बोर्ड होता है ये कठोर और मृदु इन दोनों ही कैटेगरी में आप रख सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 आपका, प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं? यहाँ पर आपको बताना है। तो प्रतिभाशाली बालकों की जो इंद्रियां हैं वो तीव्र होती हैं। कैसी होती हैं? तीव्र होती हैं। प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां सामान्यतः तीव्र होती हैं। ऑप्शन सी इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा आपका। और प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है, परामर्श के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो आत्मज्ञान, सामाजिक सामंजस्य, आत्म स्वीकृति या उपरोक्त सभी। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी जो हैं वो परामर्श के उद्देश्य हैं, प्रमुख उद्देश्य हैं परामर्श के, ठीक है। तो उपरोक्त सभी, आत्मज्ञान, सामाजिक सामंजस्य, आत्म स्वीकृति, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये परामर्श के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है, दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान किसमें है? क्या विशिष्ट शिक्षा में, क्या समन्वित शिक्षा में, क्या मुख्य धारा में या फिर उक्त सभी में? तो दृष्टिबाधितों की शिक्षा का समाधान सभी तरह की शिक्षा में रखा गया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी में, ठीक है। उपरोक्त सभी में दृष्टिबाधितों की शिक्षा का समाधान की प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है, ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? तो इसमें 6 होते हैं। जहाँ पर भी 6 का नंबर लगे आपको, आप तुरंत वहाँ पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। जहाँ पर भी आपको 6 दिखे, ठीक है। तो ब्रेल लिपि के आयताकार सेल जो होती है उसमें 6 उभरे हुए बिंदु होते हैं। ये बिंदु 2 पंक्तियों में 3-3 करके व्यवस्थित होते हैं, जिससे दृष्टिबाधित बालक अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 आपका सामने स्क्रीन पर आ चुका है, श्रवण बाधित के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? ठीक है, जो श्रवण बाधित होता है, ठीक है, जो व्यक्ति सुन नहीं सकता है, जो बालक सुन नहीं हो सकता है, उसके वर्गीकरण आप किस तरह से करते हैं यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर श्रवण बाधित के वर्गीकरण का जो आधार होता है वो डेसिबल अंक होता है। कौन सा होता है? डेसिबल अंक होता है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है, अल्फ्रेड विने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? ठीक है, अल्फ्रेड विने जो थे इन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण जो था वो कब किया था? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1905 में, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड विने ने पहला बुद्धि परीक्षण सन 1905 में किया था। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पद नहीं है? कहानी, निष्कर्ष, गणना, उद्देश्य, ठीक है। तो यहाँ पर जो कहानी है ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पद में नहीं आता है, जबकि गणना हो गया
इसके अलावा निष्कर्ष हो गया या उद्देश्य हो गया, ये एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का एक पद होता है। किस तरह से प्रैक्टिकल होता है, उसमें गणना भी होती है, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकाला आपने प्रैक्टिकल में, उद्देश्य क्या आपका प्रैक्टिकल का, तो ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के एक पद है, इसने कि स्टेप्स बोल सकते हैं, लेकिन कहानी इसमें नहीं होती प्रैक्टिकल में, ठीक है। यहाँ पर रखना है याद। बढ़ा अपने अगले क्वेश्चन क्यों, प्रश्न संख्या 9 है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, किसने की थी, तो ये यहाँ पर वुंट ने की थी। किसने की थी, विलियम वुंट, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो विलियम वुंट ने सन 1879 में जर्मनी के लिपजिंग में की थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 10 आपका सही दृष्टि कहलाती है, कौन सी कहलाती है, 6/6, ठीक है। सही दृष्टि कौन सी है, 6/6। 6/6 दृष्टि का मतलब कि एक व्यक्ति 6 मीटर की दूरी से वही देख सकता है जो एक सामान्य व्यक्ति 6 मीटर की दूरी से देख सकता है, ठीक है। एक भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ रहा है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर है। मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है, निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य। ये उपरोक्त सभी जो कार्य हैं वो मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य हैं, ठीक है, जिसमें निर्देशन भी दिया जाता है, प्रशिक्षण भी और शोध कार्य भी किए जाते हैं, ठीक है। तो सारे कार्य जो है मनोविज्ञान केंद्र के हैं। प्रश्न संख्या 12 है हक लाना, ठीक है। तो हक लाने के क्या कारण हो सकते हैं, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। क्या वंशानुक्रम के कारण व्यक्ति हक ला सकता है, बच्चा हक ला सकता है, या फिर वातावरण के कारण, या उपर्युक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है। वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों के ही मिलने के कारण जो व्यक्ति है या जो बालक है वो हकला सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती, किसे नहीं होती है, सेरेब्रल बाधितों के लिए, अस्थि बाधितों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, दृष्टि बाधितों के लिए। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनको अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सेरेब्रल बाधित, अस्थिबाधित और दृष्टिबाधित इन सभी को क्या होता है, इनको शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता होती है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा बताना आपको, ऑप्शन सी, ठीक है। इस सवाल का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को और यहाँ पर बढ़ना है। प्रश्न संख्या अब आपका आ चुका है 14, ठीक है। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए क्या चलाए जाते हैं, तो चलाए जाते हैं, क्या चलाए जाते हैं, विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, औपचारिक कार्यक्रम या उपरोक्त सभी। तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए सभी तरह के जो कार्यक्रम है वो चलाए जाते हैं, ठीक है। चाहे वो संवर्धन कार्यक्रम हो, विशिष्ट कार्यक्रम हो या उपचारकारी कार्यक्रम हो, ठीक है। ये सारे कार्यक्रम विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने स्क्रीन पर है। भारतीय पुनर्वास परिषद, ठीक है, अधिनियम कब पारित हुआ था, तो भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 में पारित हुआ था। यह अधिनियम भारतीय पुनर्वास परिषद RCI, ठीक है, की स्थापना करता है, जो विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय स्तरीय निकाय है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1992, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से आती लघु उत्तर प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसी बात पर कर दीजिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए तो कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहीं पर आपको सारी क्लासेस लगातार दी जा रही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो प्रश्न संख्या 16 इसमें पूछा गया कि परामर्शदाता के 2 गुण बता दीजिए। तो परामर्शदाता के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं, सहानुभूति, ठीक है, एम्पैथी। और सहानुभूति व्यक्ति को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सहजता प्रदान करती है, जिससे परामर्श प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनती है। दूसरा आपका सक्रिय श्रोता, एक्टिव लिसनर, ठीक है। वे व्यक्ति की बात ध्यान से सुनती हैं, उनकी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। सक्रिय श्रोता होने से व्यक्ति को ये महसूस होता है कि उनका ध्यान दिया जा रहा है, उनकी बातों को महत्व दिया जा रहा है। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने स्क्रीन पर है। पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं बता दीजिए। तो इनके सीखने की जो गति होती है वो धीमी होती है, यहाँ पर आपको बताना है। और इनकी शैक्षिक उपलब्धि में कमी होती है, वे अपनी कक्षा में अन्य बच्चों की तुलना में कम अंक प्राप्त करते हैं। उन्हें पढ़ाई में कठिनाई होती है, ठीक है, पढ़ाई में क्या होती है, कठिनाई होती है, और वे अक्सर परीक्षा में असफल हो जाते हैं। कौन, जो पिछड़े बच्चे होते हैं, ठीक है। इनकी सीखने की जो गति होती है वो सामान्य बच्चों की तुलना में धीमी होती है, यहाँ पर आपको रखना है याद। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 18 है। निर्देशन के 2 उपकरण बता दीजिए। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण और साक्षात्कार, ठीक है, ये निर्देशन के 2 उपकरण है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को ऐसे उपकरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिनका मनोवैज्ञानिक इकाइयों जैसे बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिवृद्धि, अभिरुचि, उपलब्धि, अभिप्रेरणा इत्यादि को मापने के लिए किया जा सकता है। साक्षात्कार के बारे में आपको पता ही होगा। साक्षात्कार व्यक्तियों को उनके लक्ष्यों, मूल्यों, अनुभवों के बारे में जानने का प्रभावी तरीका है। व्यक्तियों को उनके लिए उपयुक्त शैक्षिक व्यावसायिक विकल्पों के बारे में जानकारी प्रदान करने और उन्हें उनके निर्णय लेने में सहायता करने का भी अवसर प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 है डाइट, ठीक है। डाइट की स्थापना, ठीक है, डाइट नहीं होगा, डाइट होगा, डाइट, ठीक है, डाइट होगा यहाँ पर, ठीक है।
टा होगा यहाँ पर डाइट, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बोलते हैं यहाँ पर, इसकी फुल फॉर्म होती है डाइट। इस तरह से जैसे कि ये डाइट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे ये वाला डाइट है, ये वाला डाइट, ये सही है लिखा हुआ और इसमें ये डा लगा दिया, ठीक है, तो ये वाला डाइट होगा, ठीक है। इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म कुछ इस तरह से होती है। तो डाइट की स्थापना के तो उद्देश्य बता दीजिए। तो शिक्षकों और शैक्षिक सामग्री और संसाधन प्रदान करना, ये प्रमुख उद्देश्य होता है। विद्यालयों को शैक्षिक सहायता प्रदान करना, इसके अलावा शिक्षा नीति और योजना के विकास में योगदान करना, ये डाइट के प्रमुख उद्देश्य होते हैं स्थापना के। अगला प्रश्न संख्या 20 है। डाइट के कोई दो विभागों के नाम लिख दीजिए। एक शिक्षक शिक्षा विभाग आप लिख सकते हैं, दूसरा होता है शैक्षिक अनुसंधान नवाचार विभाग। यहाँ नवाचार करने की जो विधियाँ हैं, शिक्षण विधियाँ, उनको विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 21 आपका पर्यवेक्षण के कोई दो प्रकार लिखिए। तो प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण हो सकता है, दूसरा होता है आपका अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, ठीक है। प्रत्यक्ष में क्या होता है, इस प्रकार के पर्यवेक्षण सीधे घटनाओं, व्यवहारों, प्रक्रियाओं को निरीक्षण करते हैं। ये पर्यवेक्षण व्यक्तिगत रूप से वीडियो, कैमरा या अन्य टेक्निक उपकरणों के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा जो अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण होता है उसमें क्या होता है, इस प्रकार के पर्यवेक्षक घटनाओं, व्यवहारों या प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए अप्रत्यक्ष तरीकों का उपयोग करते हैं। इसमें सर्वेक्षण, साक्षात्कार, दस्तावेजों का विश्लेषण और अन्य डेटा स्रोतों का उपयोग शामिल हो सकता है। प्रश्न संख्या 22 आपके सामने स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि शारीरिक दक्षता से क्या तात्पर्य है। तो शरीर की वह अवस्था जिसमें विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों को कुशलतापूर्वक और बिना थके हुए कर सके। ये विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, जैसे वजन नियंत्रण, रोग प्रतिरोधक क्षमता, हृदय स्वास्थ्य, शारीरिक क्षमता इत्यादि, ठीक है। इसे हम शारीरिक दक्षता कहते हैं। प्रश्न संख्या 23 आपके सामने स्क्रीन पर, इसमें पूछा जा रहा है कि निर्देशन शब्द से आप क्या समझते हैं। तो किसी व्यक्ति को मार्गदर्शन देना, उसे साथ दिशा दिखाना, सही दिशा दिखाना, उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करना, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और रुचियों मूल्यों को समझने में मदद की जाती है ताकि वे अपने जीवन के लिए उचित निर्णय ले सके। इसी को हम निर्देशन कहते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 है सिरबड़ विकृति, ठीक है। सिरबड़ विकृति में क्या होता है, व्यक्ति ठीक से सुन नहीं पाता है। सिरबड़ विकृति का तात्पर्य ध्वनि सुनने की क्षमता में कमी से है, यानी कि व्यक्ति में सुनने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। ये क्षति जन्मजात भी हो सकती है, यानी कि व्यक्ति जब जन्म लेता है बच्चा उस समय भी उसे हो सकती है और बाद में भी किसी रीजन की वजह से हो सकती है, या बाद में जीवन में किसी छोटे बीमारी के कारण भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। सिरबड़ विकृति के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, जिसकी हल्की सिरबड़ विकृति, मध्यम सिरबड़ विकृति, गंभीर सिरबड़ विकृति, बहरेपन इत्यादि, ठीक है। कोई व्यक्ति बिल्कुल ही बहरा होता होगा, आपने देखा होगा। कोई व्यक्ति बहुत कम सुन पाता होगा, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो यहाँ पर बहुत ही कम सिरबड़ विकृति होगी, यानी कि अगर आप उसे थोड़ा ज़ोर से आवाज़ देंगे तब आवाज़ उसे नहीं जाएगी, लेकिन जब आप उसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ देंगे तब उसे आवाज़ चली जाएगी, ठीक है। तो इसके अलग अलग टाइप होते हैं। प्रश्न संख्या 25 है आपका, निदान शब्द से आप क्या समझते हैं। तो अगर किसी बीमारी या विकार का पता लगाना, उसकी पहचान करना, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर या अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर रोगी के लक्षणों, शारीरिक परीक्षा, विभिन्न परीक्षणों के परिणामों का विश्लेषण करते हैं और उसके बाद उनका निदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 26 आपका, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अपवंचित बालक पिछड़े बालक से भिन्न कैसे हैं। जो अपवंचित बालक होते हैं या फिर पिछड़े बालकों से अलग कैसे हैं। वे बच्चे जिन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, अन्य बुनियादी सुविधाओं के अवसरों से वंचित रखा जाता है। इन बच्चों को सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं। वे अक्सर गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक बहिष्कार का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट है, इन बच्चों को अपनी क्षमताओं को विकसित करने और समाज में योगदान करने का अवसर नहीं मिल पाता है। ये आपके अपवंचित बालक हो गए, ठीक है। कैसे हो गए, अपवंचित बालकों के लक्षण यहाँ बताए गए। अब यहाँ पर देखेंगे आप पिछड़े बालकों के बारे में बताया गया है। वे बच्चे जो शैक्षिक रूप से अपने साथियों से पीछे होते हैं, ठीक है। वे बच्चे जो शैक्षिक रूप से अपने साथियों से पीछे होते हैं उन्हें हम पिछड़े बच्चे कहते हैं। और इन बच्चों की सीखने की क्षमता धीमी हो सकती है या उन्हें सीखने में कोई विशेष कठिनाई हो सकती है। इन बच्चों को अतिरिक्त शिक्षण सहायता की आवश्यकता भी होती है, ठीक है। ये बच्चे किसी भी पृष्ठभूमि से आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि गरीब परिवार से हों, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। तो इन बच्चों की ये पूरी से तरह से शैक्षिक उपलब्धि पर निर्भर करता है। जो पिछड़ापन है पूरी तरह से शैक्षिक उपलब्धि पर निर्भर करता है, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 27 है, हक लाने से क्या तात्पर्य है, ठीक है। हक लाना, जिसे स्टैमरिंग या स्टटरिंग भी कहा जाता है, बोलने में एक वादा है। ये तब होता है जब कोई व्यक्ति बोलते समय शब्दों या ध्वनि को दोहराता है, खींचता है या अटक जाता है। हकलाने वाले व्यक्ति को बोलने में मुश्किल हो सकती है और वे अक्सर चिंतित या शर्मिंदा महसूस करते हैं। हकलाने के कई कारण हो सकते हैं, जिससे आनुवांशिक, इसके अलावा मस्तिष्क का विकास, पर्यावरणीय कारक इत्यादि हो सकता है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 28 आपका, TLM से आप क्या समझते हैं। तो TLM या शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षकों के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरण और सामग्री को संदर्भित करते हैं।
इसमें क्या बताया गया कि जटिल अवधारणाओं को समझाने में मदद करना, TLM का ये कार्य है। इसके अलावा छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने के लिए प्रेरित करना और अलग अलग सीखने की शैलियों को पूरा करना, ये TLM क्या यहाँ पर कार्य हो सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 है आपका, बुद्धि लब्धि के संदर्भ में वास्तविक आयु क्या है। ठीक है, जो वास्तविक आयु होती है बुद्धि लब्धि के संदर्भ में, ये बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको पता ही होगा, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि IQ शॉर्ट में बोलते हैं। इसके संदर्भ में जो वास्तविक आयु होती है, ठीक है, क्रॉनिकल एज होती है, एक व्यक्ति की जन्म तिथि से लेकर परीक्षण की तारीख तक की वास्तविक आयु है। ये वर्षों, महीनों और दिनों में मापा जाता है। बुद्धि लब्धि की गणना करने के लिए मानसिक जो आयु होती है, मेंटल एज, को वास्तविक आयु से विभाजित कर दिया जाता है और 100 से उसमें गुणा मार दिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक आयु कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 30 है, परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाओं के नाम बता दीजिए। तो परामर्श में सहायता करने वाली आपकी संस्थाएं निम्नलिखित हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं, जिसकी आपका मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक हो गया, आत्महत्या रोकथाम केंद्र हो गया, महिला हेल्पलाइन केंद्र हो गए, ये सारी संस्थाएं परामर्श में सहायता करती हैं। तो इस तरह से यहाँ तक आपके जो 30 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न वो आपको अलग से क्लास में कराए जाएंगे सॉल्व। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको बहुत जल्द ही अगले 2 से 3 दिन में, यानी कि 1 अगस्त से आपको मिलने जा रहे हैं मॉडल पेपर, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद